नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार पालीवाल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पालीवाल सर पर। अपन पीछे की परीक्षा में आए हुए प्रश्नों पर चर्चा कर रहे थे। उस सीरीज का ये अगला वीडियो है। मैंने आपको पिछले वीडियो में लास्ट में जाते जाते एक प्रश्न छोड़कर गया था। कमेंट में उत्तर आए लेकिन केवल एक दो ने सही जवाब दिया, बाकी सही नहीं आया। मैं बता देता हूं सही जवाब क्या है। पहले प्रश्न बताता हूं कि प्रश्न क्या है। प्रश्न यह था कि यदि भारत का उपराष्ट्रपति अपने पद पर नहीं हो तो कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के पद पर कौन काम करेगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का कोई पद नहीं है। उसके पीछे कारण है। कारण यह है कि उपराष्ट्रपति का मूल काम क्या होता है, राज्यसभा के जो सदन है उसकी अध्यक्षता करना, तो वो उसका सभापति होता है, तो वो कार्य उपसभापति कर लेता है। दूसरा, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं, तो वो काम जो है वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी कर सकते हैं। इसलिए यदि उपराष्ट्रपति पद पर नहीं है तो वो पद खाली रहेगा, उस पर कोई कार्यवाहक राष्ट्रपति काम नहीं करेगा। तो ये तो पिछले का उत्तर था। इस कड़ी में मैं आपको अंत में एक और प्रश्न पूछूंगा। और एक और बात, ज्यादा से ज्यादा सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अब बिना देर किए हुए मैं आगे चलता हूं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, लोकसभा के निर्वाचन में निर्वाचित महिलाओं की सबसे कम संख्या कौन सी लोकसभा में थी। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। महिला शक्तियों से संबंधित प्रश्न है कि लोकसभा में सबसे कम संख्या कौन सी लोकसभा में थी, 6वीं, 10वीं, 16वीं या 17वीं। मैं आपको बताना चाहूंगा अब तक 17 लोकसभाएं गठित हो चुकी है। उन 17 लोकसभाओं में सबसे कम यदि कभी महिलाओं की संख्या रही तो वो 6ठी लोकसभा में महिलाओं की संख्या रही थी। 6ठी लोकसभा में केवल 19 महिलाएं चुनी गई थी। 19 महिलाएं चुनी गई थी। और यदि मैं अब वर्तमान लोकसभा की बात करूं यानी 17वीं लोकसभा की बात करूं तो 78 महिलाएं, ये आज तक का रिकॉर्ड है। सबसे ज्यादा महिलाएं, सबसे ज्यादा महिलाएं यदि किसी लोकसभा में चुनी गई है तो वो 6ठी लोकसभा है। इसमें 78 महिलाएं 17वीं लोकसभा में चुनी गई है। इसके अलावा एक और आपको बात बता दूं कि वर्तमान में राज्यसभा में महिलाओं की संख्या 25 है, तो कुल मिलाकर महिलाओं की संख्या संसद में 103 हो जाती है। और भारत के इतिहास में यह पहली बार है जब महिला सांसदों की संख्या 100 के पार गई है। आज से पहले कभी भी संसद में एक समय में महिलाओं की संख्या 100 से अधिक नहीं रही। पहले 99 थी और हाल ही में जो राज्यसभा के चुनाव हुए उनमें 4 और महिलाएं सांसद चुनी गई, तो टोटल सदस्य संख्या जो है वो 103 हो गई। तो 25 और 78 जो है वो महिलाओं की संख्या है। ये ध्यान रखना, सबसे कम 6ठी लोकसभा में और सबसे ज्यादा वर्तमान लोकसभा में महिलाओं की संख्या है। और एक चीज और बता देता हूं मैं आपको कि महिलाओं को इन लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में कोई आरक्षण नहीं है। और एक बात का और ध्यान रखिए, राज्यसभा के चुनाव में तो किसी को आरक्षण नहीं है। राज्यसभा के चुनाव में तो एससी और एसटी को भी आरक्षण नहीं है। लोकसभा और विधानसभा में एससी एसटी को आरक्षण है लेकिन महिलाओं को आरक्षण नहीं है। तो इसका उत्तर 6ठी लोकसभा हो गया। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। भारत के संविधान की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ। संविधान की प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। और इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ये मैं आपको बता चुका हूं, डॉक्टर BR अंबेडकर। डॉक्टर BR अंबेडकर को जो है वो प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। और संविधान का प्रारूप देने वाले व्यक्ति, पिछली बार भी मैंने आपसे पूछा था, BN राव ने संविधान का प्रारूप दिया था। डेट जरूर याद रखिए, 29 अगस्त 1947। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के परिवर्तन का अधिकार देता है यानी सुनवाई का आधार देता है, तो वो है अनुच्छेद 226।
अनुच्छेद 226 के अनुसार हाई कोर्ट जो है वो 6 प्रकार की रिटें जो है वो मूल अधिकारों के तहत जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिटें जारी करता है। 124 सुप्रीम कोर्ट का गठन है और 226 हाईकोर्ट रिटें जारी करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों पर जो है वो हाईकोर्ट रिट जारी कर सकता है। बढ़िया प्रश्न है कि हाईकोर्ट कौन से अनुच्छेद के अनुसार रिट जारी करता है, यह भी आ सकता है। हाईकोर्ट कितनी रिटें जारी करता है, 6 प्रकार की करता है, यह भी आ सकता है। और यह भी पूछा जा सकता है, जो वर्तमान प्रश्न पूछा गया है यह परीक्षा में आया था, एज इट इज मैंने लिखा है, इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 226 226। आगे चलते हैं। 1935 के भारत शासन अधिनियम की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं थी? विशेषता नहीं थी बतानी है, थी वो अपन नोट कर लेते हैं, फिर बच गई वो नहीं थी। देखिए 1935 का जो अधिनियम था वो बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम था। भारत के वर्तमान संविधान का लगभग 2/3 भाग वहीं से ग्रहण किया गया है। यदि ऐसा प्रश्न भी आ जाए कि भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा है, तो जो भारत शासन अधिनियम है 1935 का, उसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है भारत के संविधान पर। लगभग 2/3 भाग एज इट इज लिया गया है। लेकिन यहां जो प्रश्न पूछा है वो ये पूछा है कि निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं थी। तो देखो केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया था, यह विशेषता थी। प्रांतों को स्वायत्तता दी गई थी, यह भी विशेषता थी। एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात कही गई थी, यह भी विशेषता थी। प्रांतों में द्वैध शासन, ये 1919 के अधिनियम की विशेषता थी। 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रावधान किया गया। तो ये जो था वो 1919 के अधिनियम के अनुसार प्रावधान किया गया था, जबकि प्रश्न 1935 के अधिनियम का है। तो इसका उत्तर 1935 के अधिनियम की विशेषता नहीं है, उसका उत्तर हो गया प्रांतों में द्वैध शासन, क्योंकि यह जो विशेषता है वो 1919 के अधिनियम की है। आगे चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर। संविधान के कौन से अनुच्छेद में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है? यानी विधान परिषद की गठन किस प्रकार होगा, कितने सदस्य होंगे, कहां कहां से चुने जाएंगे, किस प्रकार उनका निर्वाचन होगा, यह बात कही गई है अनुच्छेद 171 में। तो अनुच्छेद 171 में जो है वो विधान परिषद की गठन का संरचना का उल्लेख है, अनुच्छेद 171 में। इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए, विधान परिषद भारत के केवल 6 ही राज्यों में है। पहले ये 7 में थी, लेकिन जम्मू कश्मीर का विघटन होने के बाद में, यानी जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा समाप्त करने के बाद में, वर्तमान में केवल भारत के 6 ही राज्यों में विधान परिषद है। विधान परिषद वाले राज्य मैं नाम लिख देता हूं। नंबर 1 अपन चलते हैं, तो 1 नंबर यूपी, 2 नंबर महाराष्ट्र, 3 नंबर आंध्र प्रदेश, 4 नंबर कर्नाटक, 5 नंबर तेलंगाना और 6 नंबर बिहार। ये भारत के 6 ही ऐसे राज्य हैं जिनमें वर्तमान में विधान परिषद है। क्लियर है? आगे चलते हैं। 6वां प्रश्न है सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित कर देते हैं। देखिए, ग्राम पंचायत का गठन राज्यों द्वारा किया जाएगा, ये अनुच्छेद 40 में है। तो ये तो 40 में है। समान सिविल संहिता, ये 44 नंबर अनुच्छेद में है। उसके बाद न्यायपालिका का पृथक्करण, ये 50 नंबर अनुच्छेद में है। और पशुपालन और कृषि, पशुपालन गोवध निषेध, ये 48 नंबर अनुच्छेद में है। तो ये अपना उत्तर हो गया 1 के नीचे सी, तो 1 के नीचे सी, 2 के नीचे डी, 3 के नीचे बी और 4 के नीचे ए। तो अपना उत्तर हो गया सी डी बी ए वाला
ए अपना उत्तर हो गया। ये नीति निर्देशक तत्वों के तहत लिए गए उत्तर हैं। नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा जो है वो प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न आया हुआ है परीक्षा में। तो निश्चित तौर से आप नीति निर्देशक तत्वों को पूरी तरह ध्यान से पढ़े। आजकल बहुत डीपली प्रश्न पूछते हैं, तो निश्चित तौर से आपको ये ध्यान होना चाहिए। ऐसा और भी सुमेलित करने के लिए आपको अन्य अनुच्छेद भी दे सकते हैं, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व तो 36 से 51 तक है। तो 36 से 51 तक के अनुच्छेदों को आपको निश्चित तौर पर पता होना चाहिए। आगे चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस अनुच्छेद के या किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? देखिए, एक प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन से निकाय का उल्लेख संविधान में नहीं है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का उल्लेख संविधान में कहीं नहीं मिलता, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। इसे संसद द्वारा एक अधिनियम पारित करके बनाया गया, और वो अधिनियम था 1993 का अधिनियम। 1993 के अधिनियम के द्वारा जो है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार मुख्यतः क्या कार्य करता है? जहां जहां मानवाधिकार का उल्लंघन होता है उनकी जांच करता है। अगर कोई शिकायत कर देता है तो भी जांच करता है, और इनके स्वतः भी जच जाती है तो भी ये जांच कर सकते हैं। इन पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 के अधिनियम द्वारा हुई थी। क्लियर है? आगे चलते हैं। संसद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? संसद की बात करें तो संसद का गठन कौन से अनुच्छेद में है? तो संसद का गठन 79 नंबर अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का निर्माण राष्ट्रपति, राज्यसभा व लोकसभा से मिलकर होगा। तो संसद के 3 अंग होते हैं, सदन 2 ही होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन अंग 3 होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। यह प्रश्न कई बार पूछा गया कि संसद के कितने अंग होते हैं, गलती से 2 कर देते हैं। 3 अंग होते हैं संसद के, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा है और अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख है। राज्यसभा और लोकसभा, 79 संसद, 80 राज्यसभा और 81 में लोकसभा का उल्लेख है। आगे चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन आरपीएससी के अध्यक्ष और सचिव दोनों पद पर रहे? आरपीएससी मतलब राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान लोक सेवा आयोग के ऐसे व्यक्ति जो सचिव भी रहे और अध्यक्ष भी रहे। देखिए, सचिव वो व्यक्ति होता है जो आईएएस होता है, और अध्यक्ष जो है वो ये पॉलिटिकल भी पद होता है, इसे बनाया जा सकता है। तो ये कौन रहे? तो इसकी बात करें तो जो आरपीएससी के अध्यक्ष और सचिव दोनों रहे वो थे एन.के. बैरवा। एन.के. बैरवा एकमात्र ऐसे अध्यक्ष है जो पूर्व में आरपीएससी के सचिव भी रह चुके हैं। तो ये प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये पूछा गया था, फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है कि ऐसे कौन व्यक्ति है जो आरपीएससी के अध्यक्ष और सचिव दोनों पदों पर रहे? एन.के. बैरवा ऐसे व्यक्ति हैं जो इन दोनों पदों पर रहे थे। आगे चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष पूछ रहा है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष है, हाल ही में बने हैं, गोपाल कृष्ण व्यास। गोपाल कृष्ण व्यास राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। अरुण कुमार मिश्रा ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा, और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं गोपाल कृष्ण व्यास। प्रकाश टाटिया और रंगनाथ मिश्र राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। और रंगनाथ मिश्र के बारे में तो मैंने आपको बताया भी था कि एक ऐसे अध्यक्ष है जो पूर्व में जो है वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रह चुके हैं। आगे चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। भारत के संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? देखिए, समवर्ती सूची
3 सूचियां मैंने आपको बताई थी, राज्य सूची, संघ सूची और समूहवर्ती सूची। इनमें से जो समूहवर्ती सूची है वो कौन से देश के संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समूहवर्ती सूची को जो है वो ग्रहण किया गया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा भी ली गई है। प्रस्तावना की भाषा भी जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कॉपी की गई है। अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार लिए गए हैं। इसके अलावा यदि अपन बात करें मूल अधिकारों के अलावा भी अगर अपन बात करें तो इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं जो ली गई है। उपराष्ट्रपति का पद है, ब्रिटेन से तो बहुत चीजें ली गई है। कनाडा से संघीय व्यवस्था ली गई है, संघीय व्यवस्था कनाडा से ली गई है। तो हर देश से कुछ ना कुछ लिया गया है और ब्रिटेन से तो बहुत कुछ लिया गया है। एकल नागरिकता मान लीजिए और बहुत सारी चीजें हैं जो इंग्लैंड से ली गई है। चलते हैं 12वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल भारत सरकार के मंत्री के रूप में सर्वाधिक रहा? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है कि कौन सा व्यक्ति है जिसका कार्यकाल भारत सरकार के मंत्री के रूप में सर्वाधिक रहा था। ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर होगा कौन सा? आपको दिखाई दे रहा होगा, बाबू जगजीवन राम। ये भारत के संघ में सर्वाधिक समय तक मंत्री रहने वाले व्यक्ति है। 30 वर्षों तक ये जो है वो मंत्री रहे थे। ये 30 वर्षों तक कैबिनेट मंत्री रहे थे। ये उप प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे थे। हालांकि ये कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए थे, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक जो है वो मंत्री पद पर रहे। 30 वर्षों तक इन्होंने मंत्री पद संभाला, वो भी कैबिनेट स्तर के मंत्री ये रहे थे। बाबू जगजीवन राम भारत की लोकसभा की प्रथम महिला जो अध्यक्ष थी मीरा कुमार, उनके पिता हैं बाबू जगजीवन राम। इसके अलावा आपको एक नाम और दिखाई दे रहा होगा, रामविलास पासवान। रामविलास पासवान जो है ये भी लंबे समय तक मंत्री रहे। इन्हें भारत की राजनीति का मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता था। हालांकि हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई है। इन्हें भारत की राजनीति का मौसम वैज्ञानिक क्यों कहा जाता था? वो इसलिए कहा जाता था जिस दल की सरकार आती थी उसी दल में ये चले जाते थे। ये बीजेपी में भी मंत्री रही है, कांग्रेस में भी मंत्री रहे हैं, जनता दल में भी मंत्री, मतलब जहां जाते थे वहां मंत्री पद इनका पक्का था और ये जहां जाते थे उनकी सरकार भी बन जाती थी। तो ये हमेशा सरकार में रहते थे। तो रामविलास पासवान भारत में जो है वो मौसम वैज्ञानिक कहे जाते थे। इसके अलावा चौधरी चरण सिंह का नाम दिया हुआ है। चौधरी जी देश के प्रधानमंत्री तक के पद तक पहुंचे थे, लेकिन एक अनोखा रिकॉर्ड बना दिया इन्होंने। इनका रिकॉर्ड ये था कि प्रधानमंत्री के पद तक तो पहुंचे पर कभी साहब ने लोकसभा का सामना नहीं किया, क्योंकि इनकी सरकार बनी थी इंदिरा गांधी के सपोर्ट से और इंदिरा गांधी ने अपना सपोर्ट खींच लिया और उसका परिणाम यह हुआ कि चौधरी चरण सिंह लोकसभा के सामने अपना बहुमत प्रस्तुत कर पाते उससे पहले ही सरकार गिर गई थी। तो इस प्रकार ये ऐसे प्रधानमंत्री है जो कभी लोकसभा का सामना कर ही नहीं पाए। लेकिन अपने को जो है वो उत्तर देखना है, वो ये है कि इसका उत्तर होगा बाबू जगजीवन राम, जो लंबे समय तक मंत्री रहे। निम्नलिखित में से कौन राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना जारी करता है? कहने का मतलब जो विधानसभा के चुनाव होंगे वो कौन करवाएगा? तो निश्चित तौर से निर्वाचन आयोग करवाता है। तो कौन सा निर्वाचन आयोग? राज्य निर्वाचन आयोग या केंद्रीय निर्वाचन आयोग? देखिए, विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, ये सारे चुनाव जो है वो भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। केंद्रीय निर्वाचन आयोग या भारत निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए जाते हैं और उनकी अधिसूचना भी वही जारी करते हैं। तो निर्वाचन आयोग, हाल ही में आपने सुना होगा या देखा होगा कि गुजरात में चुनाव होने हैं, हिमाचल में हो गए, तो उनकी अधिसूचना भी जो है वो भारत निर्वाचन आयोग ने ही जारी की थी। तो निर्वाचन आयोग जारी करता है। अब बात आती है कि विधानसभा तो राज्यों में आती है, आती राज्यों में है, लेकिन केंद्रीय जो चुनाव आयोग है वो इसके चुनाव करवाता है। तो राज्य निर्वाचन आयोग क्या करता है? राज्य निर्वाचन आयोग विधानसभा नगर पालिकाएं और पंचायत के ही चुनाव करवाता है। उसका काम केवल उतना ही होता है। क्लियर है? राष्ट्रपति और राज्यपाल उसकी अधिसूचना जारी नहीं करते। आगे चलते हैं 14वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा समूह संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्यों के तहत प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है? यानी ये शब्दों का कौन कौन से शब्द शामिल किए गए हैं ये बताना है कि कौन से शब्द हैं। देखिए, इनमें वन
झील, नदी और वन्य जीव, ये जो है उनको शामिल किया गया है। ये शब्दों का क्रम ही एक टाइप में है, एक आधे शब्द अलग हो सकते हैं इनमें, जैसे पर्वत दिया हुआ है, पर्वत उसमें दिया हुआ नहीं है, इसमें पर्वत है, पर्वत निकाल देते हैं तो वन्य, झील, नदी और वन्य जीव ऐसे हैं जिन्हें संविधान के मौलिक कर्तव्यों में शामिल किया गया है। इनकी रक्षा करना हमारा मौलिक दायित्व है। हालांकि मौलिक कर्तव्यों को आपको बता देता हूं कि मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 के में शामिल है, परंतु सबसे विडंबना की बात यह है कि इनको मनवाने के लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। ये व्यक्तियों के नैतिक कर्तव्य हैं कि व्यक्ति ने माने या न माने। यही कारण है कि बहुत से व्यक्तियों को तो मौलिक कर्तव्यों का पता ही नहीं है कि हैं कितने, भाई कौन कौन से हैं ये तो बहुत दूर की बात हैं कितने यही बहुत कम लोगों को पता है। 11 मौलिक कर्तव्य हैं, मूल संविधान में 0 थे, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो 11 हो गए, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 जोड़े गए, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11 हो गए। तो 11 मूल कर्तव्यों में एक मूल कर्तव्य प्राकृतिक पर्यावरण का है, उसमें ये शब्द यूं शामिल किए गए हैं। आगे चलते हैं 15वें प्रश्न की ओर। राज्य लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। राज्य लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है? सेकंड ग्रेड में इससे मिलता जुलता एक प्रश्न आया था, दोनों आए हुए हैं। सेकंड ग्रेड में यह प्रश्न आया था कि कौन से अनुच्छेद के अनुसार आरपीएससी या राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन डैश को प्रस्तुत करते हैं, यानी उत्तर था उसमें, तो इसका उत्तर वही है। किसको प्रस्तुत करते हैं तो बता देता हूं, राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन अनुच्छेद 323 के तहत राज्यपाल को प्रस्तुत करते हैं। तो अनुच्छेद कौन सा हो गया? अनुच्छेद 323 के तहत। ये जरूर याद रखें, ये अनुच्छेद 323 वाला भी आया हुआ है। अनुच्छेद 323 के तहत राज्यपाल के समक्ष जो है वो लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। 3 प्रकार के लोक सेवा आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा देश के लिए, राज्य लोक सेवा राज्यों के लिए। संयुक्त लोक सेवा आयोग क्या चीज है? 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक लोक सेवा आयोग बनाया जाता है, उसे जेपीसी बोलते हैं, यानी ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, और उसकी सारी जो सूचनाएं होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है। तो जेपीसी जो है वो संयुक्त लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग का तो राष्ट्रपति को सौंपा जाता है, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग की जो प्रतिवेदन है वो राज्यपाल को सौंपा जाता है और बाद में राज्यपाल उसे विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। और अनुच्छेद कौन सा है? 323(2)(3)(2)(3), ये जरूर याद रखना, 323। आगे चलते हैं 16वें प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम उच्चतम न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया? देखिए, भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति, चाहे वो उच्चतम न्यायालय के हो चाहे वो उच्च न्यायालय के हो, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उत्तर राष्ट्रपति होगा, बिना किसी डाउट के राष्ट्रपति होगा। लेकिन राष्ट्रपति नियुक्ति डायरेक्ट नहीं कर सकता, उनकी नियुक्ति कोलेजियम पद्धति से होती है। अब ये कोलेजियम क्या है? न्यायाधीशों की एक बैच होती है जिसमें 5 न्यायाधीश एक मुख्य न्यायाधीश के तहत होते हैं और वो निर्णय देते हैं, उसी को जो है वो उच्चतम और उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। इस न्यायिक नियुक्ति आयोग के द्वारा कोलेजियम को हटा दिया गया और न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया। लेकिन जो है उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई करते हुए इस न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक घोषित कर दिया, इसे समाप्त कर दिया। और ये पहली बार था भारत के इतिहास में जब उच्चतम न्यायालय ने संविधान के किसी संसद के किसी संविधान संशोधन या अधिनियम को पूरी तरह निरस्त कर दिया। आज तक परिवर्तन जरूर किए हैं, लेकिन उच्चतम न्यायालय द्वारा पूरी तरह समाप्त किया गया ये एकमात्र संविधान संशोधन है और ये था 99वां संविधान संशोधन। इसे मोदी सरकार ने किया था, संसद से पारित भी हो गया था, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया और न्यायिक नियुक्ति आयोग की जगह पुनः कोलेजियम पद्धति को लागू कर दिया। तो हाल ही में भारत में जो है वो कोलेजियम पद्धति से ही न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, लेकिन नियुक्तिकर्ता भारत का राष्ट्रपति है। आगे चलते हैं 17वें प्रश्न की ओर। संविधान में मूल कर्तव्यों को किसकी सिफारिशों के आधार पर शामिल किया गया था? बढ़िया प्रश्न है, लेकिन सरल प्रश्न है, मैं मानता हूं।
आया हुआ प्रश्न है इसलिए मैंने शामिल कर लिया। उत्तर होगा स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है वो 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, 10 मूल कर्तव्य, और वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य रूस से लिए गए। रूस या कहें तो सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्यों को ग्रहण किया गया है। और अभी हाल ही में पीछे मैंने आपको बताया था कि इनको मनवाने के लिए कोई प्रकार का कानून लागू नहीं है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से यह कथन किसने कहा कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है। यानी संविधान मशीन की तरह एक बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं, इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्र हित ही सर्वोपरि है। यह कथन किसने कहा था? बहुत ही शानदार प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है कि यह कथन किसका है। और सेकंड ग्रेड में बहुत बार कथन पूछे जाते हैं, इसलिए मुझे यह प्रश्न बहुत बढ़िया लगा, मैंने इसे शामिल कर लिया। मैं तो इसे स्टार लगाना चाहूंगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है। यह कथन किसने कहा था? तो जब संविधान सभा में बहस चल रही थी कि क्या संविधान के अनुसार हमारा शासन चलेगा, तो उस समय यह कथन जो है वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति और संविधान सभा के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि जरूरी नहीं कि सारे लोग ही ईमानदार हो, कुछ लोग भी यदि ईमानदार होंगे और इस संविधान को चलाने में सक्षम होंगे तो भारत को रोकने वाला कोई नहीं है। सब जो है वो लोगों के ईमानदार होने की जरूरत ही नहीं है। हमारा संविधान ऐसा है कि कुछ लोग ही अगर ईमानदार हो गए जो देश को चलाने वाले हैं, उन्हें कभी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, और ऐसे निश्चित तौर पर भारत में ईमानदार होंगे। तो ये कथन जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा कहा गया था, जो तत्कालीन संविधान सभा के अध्यक्ष के तौर पर भाषण दे रहे थे। क्लियर है? 19 नंबर, महात्मा गांधी ने किसे उत्तर तिथीय चेक कहा? भयंकर बढ़िया प्रश्न है। उत्तर तिथीय चेक, पहले तो उत्तर तिथीय चेक कहते किसे हैं वो बता देता हूं। यानी वो चेक जिसकी वैलिडिटी जा चुकी है। आजकल पहले 6 महीने होती थी, अब 3 ही महीने वैलिडिटी होती है। चेक आज की डेट में काट दिया तो 3 महीने तक ही बैंक उसका जो है वो भुगतान करती है। तो 3 महीने से ऊपर होने के बाद जैसे चेक का भुगतान नहीं किया जाता, वैसे गांधी जी ने कौन से मिशन को जो है वो उत्तर तिथीय चेक कहा था? 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। इस क्रिप्स मिशन को उत्तर तिथीय चेक कहा था, और उसके पीछे जवाहरलाल नेहरू ने जोड़ दिया था दिवालिया बैंक का चेक। ये क्यों कहा था उत्तर तिथीय चेक? मैं आपको बता देता हूं कि इस क्रिप्स मिशन के द्वारा भारत में संविधान सभा के चुनाव होने थे। पहला मौका था जब अंग्रेजों ने भारत को माना था कि भारतीयों का संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा, और उन्होंने क्रिप्स मिशन भी भेजा था। सर स्टेफर्ड क्रिप्स आया था भारत, और वो संविधान सभा के चुनाव करवाना चाहता था। क्यों आया था? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत की आवश्यकता थी अंग्रेजों को, इसलिए वो भारत आया था। और उसे उत्तर तिथीय चेक क्यों कहा? अंग्रेज जो है वो भारत को औपनिवेशिक स्वराज देना चाहते थे। यानी नाम अंग्रेजों का रहेगा, राज भारतीयों का होगा। हमारे भारतीयों को ये मंजूर नहीं था, उन्होंने इसे जो है वो उत्तर तिथीय चेक कहकर मना कर दिया। क्रिप्स मिशन को उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। तो 1942 में क्रिप्स मिशन जिसे आया था उसे वैसे ही बहरंगे लौटा दिया गया। उसे गांधी जी ने उत्तर तिथीय चेक कहा। पंडित नेहरू ने उन्हें क्या कहा? पंडित नेहरू ने उसे कहा दिवालिया बैंक का चेक। इसके अलावा मैं बात करूं तो साइमन कमीशन भारत आया था 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए। कैबिनेट मिशन के द्वारा ही ये मार्च 1946 में भारत आता है, और इसी कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर भारत में संविधान सभा के चुनाव होते हैं। वेवल योजना भी भारत को, ये वेवल है, वेवल योजना भी भारत को जो है वो आजाद कराने से संबंधित योजना थी, तो वेवल योजना थी। तो इसका उत्तर क्रिप्स मिशन होगा 1942। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्यसभा में सर्वाधिक समय तक प्रतिनिधित्व करने वाली महिला है? आज महिला के 2 प्रश्न आ गए। एक पहला प्रश्न था
20वां प्रश्न आया है कि महिला सर्वाधिक समय तक जो राजस्थान में रही, राजस्थान की पहली सांसद जो है वो भी शारदा भार्गव है और सर्वाधिक समय तक इस पद पर रहने वाली महिला भी जो है वो शारदा भार्गव है। ये 3 बार राज्यसभा के लिए चुनी गई थी, 3 बार राज्यसभा के लिए चुनी गई थी। बाकी जिनका नाम लिखा हुआ है ये एक एक बार ही चुनी गई थी। उसी खान ये राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। बरकतुल्ला खान उनकी पत्नी है। शांति पहाड़िया ये राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया की पत्नी है। और लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ये तो राजस्थान की एक प्रसिद्ध जो है वो लेखिका है जिन्हें बहुत सम्मान के साथ नाम लिया जाता है। इन्हें राजस्थान रत्न पुरस्कार भी दिया गया था। लेकिन प्रश्न ये था कि सर्वाधिक समय तक प्रतिनिधित्व करने वाली महिला कौन थी, तो सर्वाधिक समय तक प्रतिनिधित्व करने वाली महिला जो थी वो शारदा भार्गव थी। और ये सर्वाधिक समय तक जो है वो राज्यसभा की एमपी रही थी। राजस्थान से 3 बार चुनी गई थी और पहली एमपी भी शारदा भार्गव ही थी। दोनों सदनों में अगर पहली देखें तो यही थी। अगला, निम्नांकित में से कौन सी राष्ट्रपति पद के लिए शर्त है? तो देखो, वह भारत का नागरिक हो, ये योग्यता है, तो शर्त नहीं है। वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, योग्यता है। यह भी योग्यता है। वह कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा, यह शर्त है। और वह बिना दिए शासकीय निवासों उपयोग का हकदार होगा, यह भी एक शर्त है। तो शर्त 2 ही है। कौन कौन सी? तीसरी और चौथी। इनमें से तीसरी और चौथी है। बाकी और भी शर्तें हैं कि उन्हें वेतन जो है वो संचित निधि से दिया जाएगा, उनके वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी, 5 लाख रुपए वेतन उनको दिया जाएगा। ये राष्ट्रपति के पद की कुछ शर्तें हैं जो संविधान में उल्लेखित हैं। आगे चलते हैं 22वें प्रश्न की ओर। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों का समय और स्थान कौन तय करता है? देखिए, राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है, पर प्रश्न यह है कि बैठकों का समय और स्थान कौन तय करता है? तो मुख्यमंत्री ही करता है। मुख्यमंत्री के द्वारा ही जो है वो बैठकों की स्थान और समय निर्धारित किए जाते हैं। यह राज्य मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है और अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है और मुख्यमंत्री उन कर्तव्यों के अनुसार जो है वो अपना जो है वो प्रतिवेदन राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है। ठीक है, आगे चलते हैं 23वें प्रश्न की ओर। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? यदि न्यायाधीशों की संख्या की बात करूं तो 31 थी, वर्तमान में बढ़ा दी गई है कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर जो है वो 34 कर दी गई है। तो वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या 34 है। कई बच्चे क्या करते हैं, गलत कर लेते हैं कि 33 न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश। तो मुख्य न्यायाधीश भी न्यायाधीश ही है। न्यायाधीश टोटल पूछते हैं तो मुख्य न्यायाधीश उनमें शामिल होता है। न्यायाधीश का मतलब मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीश नहीं है क्या? वो है ही। तो मुख्य न्यायाधीश भी जो है वो न्यायाधीश ही है। तो टोटल न्यायाधीशों की संख्या 34 है। जैसे एक बच्चे से पूछा गया कि बस में देखो जाके कितने आदमी लुगाई बैठे हैं, औरत बैठी है, तो बच्चे ने आकर बताया कि 7 आदमी, 4 औरत और 3 मास्टर बैठे हैं। तो मास्टर के आदमी औरत नहीं होते क्या बेचारे, लेकिन वो तो मास्टर है। तो मुख्य न्यायाधीश जो है वो भी मुख्य न्यायाधीश तो है, लेकिन वो न्यायाधीश भी तो है, उसकी गिनती न्यायाधीशों में भी होगी। तो न्यायाधीश टोटल 34 है, तो मुख्य न्यायाधीश उनमें शामिल है, ध्यान रखना। अगर राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में वर्तमान में 50 न्यायाधीशों के पद स्वीकृत है। उच्चतम न्यायालय में कितने हैं? 34 है। राजस्थान उच्च न्यायालय में 50 है। 24वां प्रश्न, राज्यपाल की नियुक्ति में जारी वारंट को राज्यपाल के शपथ ग्रहण में कौन पढ़कर सुनाता है? पिछली क्लास में प्रश्न था कि कौन कौन सी नियुक्तियां राष्ट्रपति जो है वो वारंट से करता है, तो राज्यपाल की करता है, ये अपन ने कल पढ़ लिया था। आज प्रश्न ये है कि राज्यपाल शपथ जब लेगा किसके सामने लेगा, यह भी प्रश्न आया था। वो शपथ लेगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ ले रहा है, तो उसको पढ़ेगा कौन? वो वारंट कौन पढ़ेगा? वारंट क्या होता है कल भी बताया था मैंने, आज फिर बता देता हूं कि राष्ट्रपति जब वारंट जारी करता है तो हस्ताक्षर करके एक पत्र जारी करता है। अधिपत्र जो होता है वो गजट होता है, उसको पढ़कर सुनाया जाता है। किसके द्वारा? मुख्य सचिव के द्वारा ये सुनाया जाता है। मुख्य सचिव उसको उस बैठक में शपथ ग्रहण समारोह में पढ़कर सुनाता है कि भाई ये राष्ट्रपति जी का आदेश है। तो मुख्य सचिव कौन होता है, इसके बारे में अगर थोड़ी सी चर्चा करें तो मुख्य सचिव प्रशासनिक
अध्यक्ष होता है राज्य की कार्यपालिका का, और ये सबसे बड़ा जो है वो अधिकारी होता है राज्यों में। मुख्यमंत्री जो है वो राजनीतिक कार्यपालिका का प्रमुख होता है, प्रशासनिक कार्यपालिका का प्रमुख मुख्य सचिव होता है। आज की सेशन का लास्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन विधान परिषद के बारे में सत्य नहीं है? विधान परिषद के गठन के बारे में अपन ने प्रश्न जरूर देखा था, अब उसके जो है वो एक प्रश्न और आ गया है। विधान परिषद में राज्यपाल 1/6 सदस्य मनोनीत करता है, वो एकदम सत्य है। राज्यपाल टोटल सदस्य संख्या का 1/6 मनोनीत करता है। उसके बाद विधान परिषद के 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, ये भी सत्य है। 1/3 सदस्य विधान परिषद के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। विधान परिषद गठन करने की पहल संसद द्वारा की जाती है, वो असत्य है। तो लास्ट तो अपने आप ही सत्य हो गयो, अन्य योग्यताओं का निर्धारण तो संसद करती है, ये सही है। तो असत्य ये कथन है कि विधान परिषद का गठन करने की पहल संसद द्वारा की जाती है। संसद पहल नहीं करती, पहल करती है राज्य की विधानसभा, और वो अपना विधेयक भेजती है संसद में। संसद यदि पारित कर देता है तो उस राज्य में विधान परिषद खुल जाती है, यदि पारित नहीं करता तो नहीं खुलती। 2012 में राजस्थान की विधानसभा ने प्रस्ताव पारित करके भेजा था कि साहब हमारे यहाँ विधान परिषद खोली जाए। 2012 को 10 साल हो गए, अभी तक तो विधान परिषद यहाँ खुली नहीं। तो ये संसद जो है वो अनुमति देती है, अंतिम पहल राज्य की विधानसभा को करनी पड़ती है, ये ध्यान रखना। तो आज के सेशन में इतना ही। ज्यादा से ज्यादा सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके अलावा यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होइए, वहां 1-2 दिनों में सारी पीडीएफ डाल दी जाएंगी। कुछ डली हुई है, कुछ और डाल दी जाएंगी, अन्य वीडियो के लिंक भी आपको वहां प्रेषित किए जाएंगे। आज के प्रश्न की मैं यदि बात करूं कि भाई आज का प्रश्न कौन सा है, पिछला प्रश्न का उत्तर मैं आपको दे चुका हूं। आज का जो प्रश्न है वो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि भारत की जो न्यायपालिका है, वो भारत की न्यायपालिका किस अनुच्छेद के अनुसार प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को प्राप्त करती है? दोबारा सुन लीजिए, भारत की उच्चतम न्यायपालिका कौन से अनुच्छेद के अनुसार वो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को प्राप्त करती है, यानी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का उल्लेख उच्चतम न्यायालय के लिए कौन से अनुच्छेद में है, ये आज का प्रश्न है। एक बार पुनः आपसे कहना चाहूंगा, चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर में किसी प्रकार की कमी न करें। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।